जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके अगले पार्ट यानी कि 15th पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 14 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं और सारे के सारे वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाकर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इतने अच्छे से आपको समझ में आएगी कि फिर दोबारा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समावेशी विकास और आर्थिक नियोजन के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम पहले चर्चा करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक नियोजन, और नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो आपने यहां पे देखा लिखा हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जिस तरह से हम कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो मुंडन का हो, या कोई भी तरह के हम फंक्शंस अपने घर में करते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसके लिए नियोजन करना अति आवश्यक होता है। सेम उसी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए और भविष्य में भी वो अर्थव्यवस्था और ज़्यादा तेजी गति से विकास हो, इसके लिए भविष्य को देखते हुए प्रेजेंट में अगर हम किसी भी आर्थिक व्यवस्था को या अर्थ से आने वाले कोई भी आर्थिक क्रियाओं का अगर हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग के तहत उसको काम करते हैं, तो हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसकी परिभाषा को हम इस रूप में देख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, कि राष्ट्र में प्राथमिकता किस चीज की है, किस संसाधन, कौन से संसाधन मौजूद हैं, और उस संसाधन का उपयोग करके हम देश की कौन सी ऐसी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं जो राष्ट्र के विकास में योगदान देगा, जो देश के विकास में योगदान देगा, जो लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेगा। क्योंकि जब तक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि नहीं होगी, हमारा देश या कोई भी देश विकसित राष्ट्रों में, आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्रों में शामिल नहीं हो सकता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता किस सेक्टर में है, प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, यही आर्थिक नियोजन है। प्राथमिकता को ध्यान में रख करके, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमारे घर में शादी होती है तो हमें ध्यान रखना होता है कि किस चीज़ की ज़्यादा प्राथमिकता है, और उसके लिए हम अलग से बजट बनाते हैं। तो आर्थिक नियोजन भी एक तरह से बजट ही है। आपने देखा होगा कि कोई भी सरकार हो, प्रत्येक सरकार अपना प्रत्येक साल एक वित्तीय आयोग के लिए बजट तैयार करती है। आपको पता है वो बजट भविष्य के लिए होता है, आने वाले सालों के लिए होता है, उस साल के लिए नहीं होता, आने वाले सालों के लिए होता है। तो क्योंकि बजट, अगर हमको रक्षा के क्षेत्र में अगर ज़्यादा हमको प्राथमिकता देना है, हमारे देश को चारों ओर से दुश्मन ने घेरा हुआ है, हमें रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा अपने देश को पहले सुरक्षित बनाना है, तो हमें रक्षा बजट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो संसाधन मौजूद है, अगर हमारा देश खतरे में है, तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देश को बचाना, देश को दुश्मनों से रक्षा करना। तो हम रक्षा बजट यानी कि रक्षा कैसे कर सके, उसमें लगने वाले जो धन है उसका नियोजन कैसे होगा, उसके बारे में हम बजट में पारित करते हैं। अगर हमारे देश में या देश के किसी राज्य में अगर शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है या देश को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम शिक्षा को प्राथमिकता दे करके उसके हिसाब से बजट तय करेंगे। अगर स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से बजट करेंगे, और वो प्लानिंग पहले ही हो जाती है। तो प्लानिंग पहले ही होती है, होने के बाद नहीं होता है प्लानिंग। तो उसी तरह से प्राथमिकता उस चीज की जिसकी प्राथमिकता है हमारे देश को, जिससे उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मौजूद हो सके, उसकी प्राथमिकताओं को देख करके और उसके हिसाब से जो संसाधन मौजूद है उनका विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाती है? हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सोच समझकर समयबद्ध तरीके से जो आपने टाइम फ्रेम दिया है कि इस साल इस लक्ष्य को कंप्लीट कर लेना है, इस साल हमें स्वास्थ्य सेक्टर को सुधार देना है, इस साल हमें शिक्षा सेक्टर को सुधार देना है, इस साल हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बजट है उसको दुगुना करके देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो उसको स्ट्रांग बना देना है। तो इस तरह की अगर क्रियात्मक चीजें हम कर रहे हैं जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा है, हम आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहां की जनता सुरक्षित नहीं है। उसके पास ना तो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, ना तो शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, ना तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी उपलब्ध है, ना तो सड़कें हैं। तो फिर क्या मतलब है उन धनों का? जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि भारत का जो इकोनॉमिक फील्ड है, यानी कि हम भारत जो है पूरे विश्व में 5वें अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं, लेकिन आज भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए आज भी हम विकसित आर्थिक व्यवस्था में शामिल नहीं हुए, आज भी हम विकासशील
अर्थव्यवस्था में ही लगे हुए हैं और विकासशील राष्ट्र ही कहलाते हैं। इसका रीजन क्या है कि अर्थव्यवस्था तो 5वीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या है हमारे देश का कम है। बहुत सारी सुविधाओं का क्या है अभाव है। तो ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन सच में हमारा देश भी विकसित राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से भी विकसित हो जाएंगे। तो इसीलिए उसमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है, वही आर्थिक नियोजन। यानी कि एक लाइन में अगर मैं आर्थिक नियोजन को समझाऊं तो एक प्लान है जो देश को विकसित बनाने के लिए, जो देश को आर्थिक व्यवस्था के रूप में मजबूत करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसी के हिसाब से, जिसकी प्राथमिकता है पहले उसको हम देखेंगे और उसके हिसाब से जो हम बजट तैयार करते हैं वो एक तरह से समझे तो वो आर्थिक नियोजन है हमारा। और अगर आप बजट के बारे में जानते हैं, प्रत्येक साल हमारे देश में बजट पारित होती है, तो बजट पारित होना आर्थिक नियोजन ही है, उसका एक प्लानिंग ही है। अगर संक्षेप में बोले तो बजट पास करना, आपने देखा होगा कि जब बजट पास किया जाता है तो उसमें प्राथमिकता दी जाती है। महिला सुरक्षा की प्राथमिकता हो, शिक्षा की प्राथमिकता हो, स्वास्थ्य की प्राथमिकता हो, खेतों में किसानों के द्वारा फसल उत्पादन की प्राथमिकता हो, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्राथमिकता हो, जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध संसाधनों का समयबद्ध तरीके से अगर हम क्रियात्मक या विकासात्मक काम करते हैं जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्य प्राप्त हो सके, वही हमारा आर्थिक नियोजन है। तो यह था हमारा आर्थिक नियोजन। अब हम समझेंगे समावेशी विकास। और समावेशी विकास और आर्थिक नियोजन दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। समावेशी विकास को पहले समझते हैं तो आपको फिर समझ में आ जाएगी कि कैसे आर्थिक नियोजन इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम आर्थिक नियोजन कर रहे होते हैं दोस्त, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें समावेशी विकास का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, जब हम प्लानिंग करेंगे तो उन चीज़ों का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम कैसे उस राज्य के, उस देश के प्रत्येक निचले तबके से लेकर के हर एक आम जनता तक को ध्यान में रख करके हम प्लानिंग करते हैं, बजट को प्लानिंग करते हैं। तो समावेशी विकास क्या है कि आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया, आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाया जाता है या पहुंचता जाता है, तो ऐसे ही विकास को बोलते हैं, इसी विकास की क्रिया को बोलते हैं समावेशी विकास। यानी कि आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचता जाता है, तो ऐसे ही विकास की क्रिया क्या कहलाती है? समावेशी विकास कहलाती है। अब आपने देखा होगा कि सरकार हर एक साल बहुत तरह की योजनाएं लाती है और वो सारी योजनाएं समावेशी विकास के अंतर्गत होता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, समेकित बाल विकास योजना हो, मिड डे मील योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, मनरेगा हो, इंदिरा आवास योजना हो, शौचालय बनाने के लिए स्वस्थ मिशन के थ्रू योजनाएं हो, वो सारे के सारे समावेशी विकास के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे तबके के लोगों को जब तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक उसका प्रति व्यक्ति आय मजबूत नहीं होगा, समावेशी विकास, समावेशी मतलब सबको एक साथ लेकर के विकास करना। अगर मान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कम है और देश की अर्थव्यवस्था ऊंचा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस है, कहीं ना कहीं वो जो पैसों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है। यानी कि बहुत सारे पैसे कुछ ऐसे वर्ग के पास है, पूंजीपति वर्ग के पास है, जो देश को विकसित, देश को अर्थव्यवस्था में मजबूत कर रहा है, लेकिन निचले तबके के लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जिसकी वजह से टोटल प्रति व्यक्ति आय हमारा क्या है? कम है। और अगर ऐसी स्थिति है तो कभी भी हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। भले हम 5वें पायदान से उठ करके दूसरे पायदान पर क्यों ना चले जाए अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन हम फिर भी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश नहीं कहला सकते हैं। तो इसीलिए समावेशी विकास को शामिल किया जाता है ताकि निचले तबके के लोग, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो अधिक से अधिक गरीब लोग हैं, उनको भी ऊपर उठाना है इन विकास के थ्रू, इन योजनाओं के थ्रू। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, समेकित बाल विकास योजना हो, मिड डे मील हो, मनरेगा हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, सब योजनाओं के थ्रू उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात की जाती है। दूसरा, वित्तीय समावेशन के लिए, ये तो हो गया सामाजिक स्तर से। अगर हमको और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को उठाना है तो आपने देखा होगा कि अब बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो। एक समय था ऐसा दोस्तों, जो किसी गरीब बैंक में नहीं जाता था, उनको बैंक के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जनधन योजना ने ऐसा कमाल किया कि आज
सभी तबके के लोगों के पास अपना अकाउंट है और सरकार के द्वारा आने वाली जितनी भी रियायतें होती हैं, जितनी भी सब्सिडी होती है, डायरेक्ट उनको खाते में पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं उसके जीवन स्तर को और ऊंचा बनाया जा रहा है। वो भी मुख्य धारा में जुड़ रहे, वो भी आधुनिकता में प्रवेश कर रहे हैं कि बैंकिंग क्या होती है, कैसे बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, कैसे और मोबाइल बैंकिंग ने तो क्रांति ही कर दी। आज पान दुकान से लेकर के बड़े बड़े दुकानों तक आपको अब फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू आप पैसे पेमेंट करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। आपको वॉलेट रखने की अब जरूरत नहीं होती। तो ये सारे की सारी योजनाएं, कार्यक्रम समावेशी विकास के अंतर्गत ही आती है। चाहे वो किसानों के लिए किए जाने वाले काम हो, किसानों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य कार्ड हो, नीम कोटेड यूरिया योजना है जो जिससे लोगों को, किसानों को अच्छी क्वालिटी की यूरिया मिलती है, वो हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, ये सारे के सारे किसानों के जीवन को उन्नत करने के लिए, उनको भी उनके प्रति व्यक्ति आय को इंक्रीमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सब योजनाएं लाई जाती है या योजनाएं लाई गई है। तो ये कुल मिलाकर के जितनी भी है उसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों चीजों को देखा जाता है कि उसकी आर्थिक उन्नति भी हो सके और उसकी सामाजिक उन्नति भी हो सके। और अगर किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर उच्च विकास दर पे पहुंचना है तो सबसे कमजोर तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर किसी भी देश को उच्च विकास दर प्राप्त करनी है, क्या प्राप्त करनी है? उच्च विकास दर। अगर किसी भी देश को उच्च विकास दर प्राप्त करनी है, उच्च विकास दर प्राप्त करनी है तो सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग, उनको आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। और जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो आप समझो कि समावेशी विकास की अवधारणा आपकी स्पष्ट हो गई। यानी कि समावेशी विकास का जो मूल कंसेप्ट है वो आपका कार्य कर गया। और दोस्त, विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, अगर किसी भी देश की नीचे तबके के लोग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो निश्चित ही पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो विकास दर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और फिर अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत होने के साथ साथ हम विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में भी शामिल हो जाएंगे। तो होप दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आर्थिक नियोजन और समावेशी विकास क्या है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक सतत विकास के बारे में लेके चलेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि ये नॉलेज उन तक भी जा सके, समझ सके। और इस वीडियो को अगर बार बार आप देखेंगे ना, 2 बार 3 बार देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे अच्छा कहीं डेफिनेशन आपको मिलने वाला है, गारंटी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।